आज रविवार 28 दिसंबर 2025 है। पोलाची। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक बहुत ही शांत हरी भरी तस्वीर आती है ना? बिल्कुल। नारियल के खेत, खूबसूरत लोकेशन, एक छोटा सा शहर। हाँ, जहाँ लगता है कि सब एक दूसरे को जानते होंगे। और शायद इसीलिए किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस शांति के पीछे इतना बड़ा, इतना भयानक राज छिपा हो सकता है। हमारे सामने जांच रिपोर्ट है, अदालती दस्तावेज हैं और कई सारे समाचार लेख हैं। आज हम इन्हीं की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे तकनीक और कह सकते हैं समाज की शर्म को हथियार बनाया गया और कैसे खतरनाक रैकेट सालों तक चलता रहा। ये सामने कैसे आया और फिर न्याय की राह में क्या क्या चुनौतियां आईं। तो चलिए इस मामले की परतें खोलते हैं। हाँ, और ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है। ये भी दिखाती है कि कैसे एक शांत दिखने वाले समाज के भीतर, मतलब सोशल मीडिया की इस दुनिया में, एक बहुत ही अंधेरा कोना पनप सकता है और किसी को पता भी नहीं चलता। किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये जाल आखिर बुना कैसे गया था, क्योंकि सोर्स यही बताते हैं कि ये कोई अचानक हो अपराध नहीं था। इसके पीछे एक सोचा समझा तरीका था। बिल्कुल एक सेट पैटर्न था। और इसकी शुरुआत होती थी फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। अच्छा। आरोपी पहले टारगेट चुनते थे और फिर उनका भरोसा जीतने के लिए नकली प्रोफाइल बनाते थे। नकली प्रोफाइल? जी। और दिलचस्प बात यह है कि कई बार तो ये प्रोफाइल लड़कियों के नाम से होती थी, ताकि सामने वाले को शक ना हो। हाँ, ताकि वो आसानी से बात करने लगे। मतलब ये एक लंबी प्रक्रिया थी। हफ्तों, शायद महीनों लगते होंगे भरोसा बनाने में। सही कहा आपने। पहले दोस्ती, फिर घंटों चैटिंग। एक तरह का झूठा इमोशनल कनेक्शन बनाया जाता था। और जब उन्हें यकीन हो जाता था कि टारगेट अब पूरी तरह भरोसे में है, तब वो मिलने का प्लान बनाते थे। और मिलने की जगह भी बहुत चालाकी से चुनी जाती होगी। बहुत ज्यादा। कोई चलती हुई कार या शहर से दूर कोई सुनसान फार्म हाउस, मतलब ऐसी जगह जहां मदद के लिए चिल्लाने पर भी कोई सुनने वाला ना हो। और यहीं पर वो होता था जो इस पूरे रैकेट को इतना खतरनाक बना देता था। जी, यहीं पर वो अपने स्मार्टफोन निकालते थे और वीडियो रिकॉर्ड करते थे। और ये वीडियो ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। इसके बाद शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का, जबरन वसूली का, एक न खत्म होने वाला सिलसिला। धमकियां किस तरह की होती थी? धमकियां कुछ इस तरह की होती थी, जैसा हम कहते हैं वैसा करो, पैसे दो, या हमारे दोस्तों के साथ बाहर चलो, वरना ये वीडियो तुम्हारे परिवार, दोस्तों, इंटरनेट हर जगह पहुंच जाएगा। ये तो किसी को डिजिटल तौर पर बंधक बनाने जैसा है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, डिजिटल बंधक। ये सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं था। नहीं, ये एक ऐसा डिजिटल हथियार बनाना था जिसे वो सालों तक इस्तेमाल कर सकते थे। और इसी वजह से ये रैकेट इतने लंबे समय तक चल पाया। तो मतलब जांच में ऐसे कई वीडियो मिले होंगे। जांचकर्ताओं को दर्जनों वीडियो मिले, लेकिन सामाजिक शर्म और परिवार की इज्जत के डर से सिर्फ 8 सर्वाइवर्स ही अदालत में गवाही देने की हिम्मत जुटा पाई। सिर्फ 8? जी, और ये आंकड़ा बताता है कि वो हथियार कितना कारगर था। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर डर इतना गहरा था, तो 2016 से 2018 तक, मतलब 2-3 साल तक चलने वाला ये रैकेट आखिर सामने आया कैसे? कोई तो पहली कड़ी टूटी होगी। हाँ, और वो कड़ी टूटी फरवरी 2019 में। कहानी की शुरुआत हुई एक 19 साल की कॉलेज छात्रा की शिकायत से। लेकिन सोर्स तो ये भी बताते हैं कि वो भी शुरू में चुप थी। बिल्कुल, वो भी डरी हुई थी, धमकियों के कारण चुप थी। तो फिर बदला क्या? मतलब हिम्मत कहाँ से आई? बदलाव तब आया जब उनके परिवार को इस बारे में पता चला। धमकियों का सिलसिला जब पैसों की मांग तक पहुंच गया, तो लड़की ने हिम्मत करके अपने भाई को सब कुछ बता दिया। अच्छा। और उसके भाई ने जो किया, वो इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो चुप नहीं बैठा। उसने क्या किया? उसने सीधे जाकर आरोपियों का सामना किया। एक आमने सामने का टकराव। हाँ, और ये बहुत जरूरी था। उस टकराव ने इस मामले को एक लड़की के निजी डर से निकालकर एक सार्वजनिक लड़ाई में बदल दिया। और इसके बाद ही पुलिस तक बात पहुंची। जी, इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज हुई और सबसे अहम कदम उठाया गया, आरोपियों के फोन जब्त कर लिए गए। और जब पुलिस ने उन फोनों को खंगालना शुरू किया, तब उन्हें समझ आया कि ये एक अकेली घटना नहीं, ये एक पूरा नेटवर्क है, एक पूरा मकड़ जाल है। उस एक शिकायत और उसके भाई की हिम्मत ने मानो एक बहुत बड़ी तिजोरी का ताला ही खोल दिया था। तो फोन जब्त हुए, गिरफ्तारियां भी हुई, मामला तो यहाँ सुलझ जाना चाहिए था। लेकिन शुरुआती स्थानीय जांच तो खुद ही विवादों में घिर गई थी। ऐसा क्यों हुआ? मेरे ख्याल से इसकी सबसे बड़ी और जो बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है, वो वजह थी सर्वाइवर की पहचान उजागर कर देना। क्या?
हाँ, एक पुलिस अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्वाइवर का नाम बता दिया, जो भी कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है। लेकिन ये तो पूरे इन्वेस्टिगेशन की नींव पर ही हमला है। मतलब आप एक तरफ सर्वाइवर से आगे आने के लिए कहते हैं और दूसरी तरफ उनकी पहचान लीक करके उन्हें और बड़े सामाजिक खतरे में डाल देते हैं। बिल्कुल, इससे बाकी पीड़ितों के लिए एक सीधा मैसेज गया, चुप रहो वरना तुम्हारी भी यही हालत होगी। भरोसे का जो एक नाजुक धागा बनता है ना पुलिस और सर्वाइवर के बीच, वो टूट गया। और इसी वजह से शायद इतना गुस्सा भड़का था। हाँ, पूरे तमिलनाडु में खासकर छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। और सोर्स ये भी बताते हैं कि मामले ने राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया था। कुछ आरोपियों के बड़े राजनीतिक कनेक्शन होने की खबरें आने लगी थीं। जी, और इसी बढ़ते जन दबाव और राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों के कारण मामला स्थानीय पुलिस के हाथ से निकल गया। तो फिर जांच किसने की? पहले इसे राज्य की सीबीसीआईडी को सौंपा गया और फिर अप्रैल 2019 में इसे पूरी तरह से केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को दे दिया गया। तो ये सिर्फ एक एजेंसी से दूसरे एजेंसी को केस ट्रांसफर करना नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे थे, है ना? बहुत गहरे। सीबीआई को केस सौंपना इस बात का संकेत था कि मामले को स्थानीय प्रभाव से पूरी तरह दूर रखने की जरूरत है। अब फोकस 3 चीजों पर था: हाईटेक डिजिटल फोरेंसिक, गवाहों की सुरक्षा और बिना किसी राजनीतिक दबाव के जांच। तो सीबीआई ने जांच शुरू की। उन्होंने ऐसा क्या पाया जो शायद स्थानीय पुलिस नहीं ढूंढ पाई थी? सीबीआई ने इस पूरे मामले को एक संगठित आपराधिक समूह के तौर पर देखा। उनकी चार्जशीट में साफ लिखा था कि ये लोग मिलकर एक प्लान के तहत काम कर रहे थे। लेकिन असली काम था डिजिटल सबूतों को एक साथ जोड़ना। सिर्फ वीडियो मिलना ही काफी नहीं था। सीबीआई को अदालत में यह साबित करना था कि हर वीडियो कब, कहां और किस डिवाइस पर बना था। यहाँ पर फोरेंसिक की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। सबसे ज्यादा यहीं पर आरोपियों के फोन से मिले लोकेशन डेटा और वो जो डिजिटल टाइम स्टैम्प्स होते हैं, उन्होंने पूरी कहानी को एक साथ जोड़ दिया। अच्छा, मतलब सबूतों को एक दूसरे से लिंक किया गया। हाँ, सीबीआई ने आरोपियों के दावों और उनके फोन के डेटा को आमने सामने रखकर उनकी हर झूठी कहानी को तोड़ दिया। जैसे अगर किसी आरोपी ने कहा कि मैं तो उस दिन शहर में था ही नहीं, तो उसके फोन का जीपीएस डेटा दिखा रहा था कि वो उसी फार्म हाउस के पास था। तो उनके पास कोई बहाना नहीं बचा। कोई बहाना नहीं छोड़ा। इन मजबूत सबूतों के साथ मुकदमा 2023 में शुरू हुआ। सोर्स बता रहे हैं कि इस मुकदमे को बहुत संवेदनशीलता के साथ चलाया गया। हाँ, सर्वाइवर्स की पहचान और उनकी गरिमा की रक्षा के लिए सारी कार्यवाही इन कैमरा हुई। मतलब बंद कमरे में? जी, बंद कमरे में, जहां सिर्फ जज, वकील और संबंधित लोग ही मौजूद थे। मीडिया या आम जनता को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। ये इसलिए जरूरी था ताकि सर्वाइवर्स बिना किसी डर या शर्म के अपनी बात रख सकें। और शायद इसी माहौल का नतीजा था वो आंकड़ा जो मुझे इस केस में सबसे ज्यादा चौंकाता है। कौन सा? सीबीआई के अनुसार 48 गवाहों में से एक भी गवाह अपने बयान से नहीं पलटा। मतलब कोई भी होस्टाइल नहीं हुआ। ये सच में असाधारण है। हाँ, ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में जहां डराना धमकाना इतनी आम बात है, ये तो लगभग अनहोनी सी बात लगती है। ये 2 बातें दिखाता है। पहली कि इस बार सिस्टम ने गवाहों, खासकर सर्वाइवर्स के चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाया था। उन्हें ये भरोसा दिलाया गया कि वो सुरक्षित है। और दूसरी कि सीबीआई के पास डिजिटल सबूत इतने ठोस थे कि गवाहों को अपने बयान से पलटने की कोई गुंजाइश ही नहीं मिली। ये सिर्फ कानूनी जीत नहीं थी, ये डर पर भरोसे की जीत थी। इतनी मजबूत गवाही और डिजिटल सबूतों के बाद मामला आखिरकार अपने अंजाम की तरफ बढ़ा। बिल्कुल। 13 मई 2025 को कोयम्बटूर की एक विशेष महिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया। एन सबरीराजन, के थिरुनावुकरासु और एम सतीश समेत सभी 9 आरोपियों को दोषी ठहराया गया। और सजा क्या हुई? सजा थी मृत्यु तक आजीवन कारावास। मतलब उम्र कैद बिना किसी छूट की गुंजाइश के। हाँ, अदालत ने साफ कर दिया कि ऐसे अपराध की समाज में कोई जगह नहीं है। इसके अलावा अदालत ने 8 सर्वाइवर्स को कुल 85 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। तो अगर हम इस पूरे मामले को देखें, इसका क्या मतलब निकलता है? क्या सबक मिलता है इससे? देखिए, इस केस की सबसे बड़ी सीख ये नहीं है कि हमारे सिस्टम में खामियां हैं। वो तो हमें पता था। हाँ। असली सीख ये है कि डिजिटल ब्लैकमेल ने समाज के पुराने शर्म और इज्जत वाले हथियार को एक तरह से सुपरचार्ज कर दिया है। बिल्कुल। एक वीडियो क्लिप एक ही पल में सर्वाइवर को समाज से और न्याय से दोनों से काट सकता है। ये एक नया साइलेंट हथियार है जिसके लिए हमारा कानून और समाज
पहले तैयार नहीं था। और शायद सबसे परेशान करने वाली बात इस मामले की टाइमलाइन है। अपराध सालों तक होते रहे और बहुत से लोग उस डर के साए में जीते रहे जिसका हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सही बात है, लेकिन इस केस ने यह भी साबित किया कि अगर सही इरादे से काम किया जाए, गवाहों को सुरक्षा दी जाए और वैज्ञानिक सबूतों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, तो न्याय मुमकिन है। चाहे अपराधी कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो। बिल्कुल। अदालत के इस फैसले से एक तरह का कानूनी अंत तो हो गया है। पोलाची की सुबह आज भी शायद वैसी ही शांत होगी। नारियल के पेड़ हवा में लहरा रहे होंगे, सड़कें शांत होंगी। लेकिन एक सबक हमेशा के लिए रह गया है। ये सारे सोर्स हमें गहरी सोच के साथ छोड़ जाते हैं। शिकारी सिर्फ अंधेरी गलियों या सुनसान जगहों में नहीं छिपते। वो हमारे सोशल मीडिया के इनबॉक्स में भी छिपे हो सकते हैं, एक दोस्त के प्रोफाइल के पीछे। और जब शर्म को उनका हथियार बना दिया जाता है, तो हमारी चुप्पी उनकी सबसे बड़ी सहयोगी बन जाती है। और यहीं पर एक आखिरी सवाल उठता है जिस पर शायद हम सबको सोचने की ज़रूरत है। ऐसी दुनिया में जहां हमारी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा डिजिटल हो चुका है, हम ऐसे सामाजिक और कानूनी सिस्टम कैसे बनाएं जो लोगों को सिर्फ शारीरिक नुकसान से नहीं बल्कि डिजिटल शर्म की उस लंबी और दर्दनाक गूंज से भी बचा सकें।